हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको इंडक्शन मोटर में एक टिपिकल कॉन्सेप्ट समझाने जा रही हूँ। वो है रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, जो कि रोटर से रिलेटेड है। वो कैसे प्रोड्यूस होती है और उसकी स्पीड क्या होती है, वो पॉइंट में डिस्कस करने वाली हूँ। और ये वाइवा का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन स्टेटर और रोटर का ऐसा समझा था कि 3 फेज वाइंडिंग स्टेटर की होती है, जिसमें 3 सप्लाई हम आर वाई बी ऐसे देते हैं और माना कि वो स्टार कनेक्टेड स्टेटर वाइंडिंग है। और रोटर बार्स जो होते हैं वो भी 3 फेज सर्किट में कनेक्टेड रहते हैं, पर उनके जो एंड कनेक्शंस रहते हैं वो शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास स्टेटर का ये इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है और रोटर का ये इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। पर मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि स्टेटर की पेरीफेरी, मतलब ये स्टेटर है रिंग टाइप का ऐसे, और उसके अंदर छोटे एयर गैप के बाद सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपका रोटर का है। तो मैं ये पेरीफेरी स्टेटर की दिखा रही हूँ और फिर उसके अंदर एयर गैप के बाद रोटर की पेरीफेरी दिखा रही हूँ। रोटर में स्लॉट कटी हुई, तो ये कंडक्टर है। जो कुछ भी मैं पढ़ा चुकी हूँ वो सारा यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। और वो बार बार ये फिगर मैंने उन सारे लेक्चर्स में भी ड्रॉ करके समझाया हुआ है। तो ये स्टेटर की पेरीफेरी, ये एयर गैप, ये रोटर। अब स्टेटर पर जो 3 फेज वाइंडिंग है उसमें रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, क्योंकि 3 फेज सप्लाई देते हैं वोल्टेज सप्लाई बैलेंस वाला, उसकी वजह से 3 फेज करंट्स बहने लगते हैं। और जब इस वाइंडिंग में से 3 फेज करंट बहता है तो उसके चारों तरफ 3 फेज फ्लक्सेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो भी 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होते हैं। तो उसकी वजह से रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसको अपन स्टेटर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं। मतलब ये स्टेटर की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब एक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है 1.5 फाइम का, और उसे मैं फाइस बोल रही हूँ, स्टेटर का एस और फ्लक्स, और ये घूम रहा है कितनी स्पीड से, एनएस स्पीड से। अब इसकी वजह से रोटर बार्स कट होते हैं, रोटर बार्स शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है रोटर बार्स में। उस ईएमएफ की वजह से, और शॉर्ट सर्किटेड 3 फेज बार्स है तो ईएमएफ सर्किट कंप्लीट होने की वजह से करंट फ्लो करवाना शुरू कर देता है। वो इन बार्स में या इस 3 फेज सर्किट में जो फ्लक्स कट हो रहा है उसकी वजह से, और ये 3 फेज सर्किट जो है, मतलब ये जो रोटर बार्स है, इस रोटर की पेरीफेरी पर 3 मैकेनिकली 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऐसे फिजिकल सर्किट में एग्जिस्ट करता है। मतलब ये जो रोटर बार्स है ये सारे के सारे मैकेनिकली 120 डिग्री अपार्ट प्लेस्ड वाइंडिंग्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब इन रोटर बार्स को फ्लक्स कट कर रहा है, घूमने वाला स्टेटर से आने वाला फ्लक्स जो घूम रहा है वो कट कर रहा है, तो तीनों फेजेस में 3 ईएमएफ इंड्यूस होते हैं। वो तीनों ईएमएफ भी 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है, क्योंकि ये वाइंडिंग ही 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर रोटर पेरीफेरी पर प्लेस्ड है। तो इन वाइंडिंग्स में भी ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो भी 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से अपार्ट होंगे, ऐसे ईएमएफ इंड्यूस होंगे। मतलब 3 फेज ईएमएफ इंड्यूस हुआ और 3 फेज ईएमएफ इंड्यूस हुआ। फिर से मैं वही कहूंगी, रोटर बार शॉर्ट सर्किटेड है, ये 3 फेज सर्किट शॉर्ट सर्किटेड है, तो करंट फ्लो होना शुरू होगा। वो करंट भी कैसा होगा, 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब 3 करंट्स होंगे जो 120 डिग्री एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली अपार्ट होंगे। मतलब इस वाइंडिंग को हमने मैकेनिकली 120 डिग्री प्लेस किया और आने वाला फ्लक्स उसको काट रहा है, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस होगा। उसकी वजह से इवेंचुअली जो करंट आ रहा है वो भी 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होगा। मतलब 3 फेज ईएमएफ, 3 फेज करंट, और इन 3 फेज करंट्स की वजह से वापस इन रोटर बार्स के चारों तरफ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो बेटा नेचुरली वो फ्लक्स भी 3 फेज फ्लक्स होगा, क्योंकि 3 फेज करंट्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स कैसा होगा, 3 फेज, मतलब 3 फ्लक्सेस जो कि 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से अपार्ट है। वही कहानी जो स्टेटर में हो रही थी। अगर ये 3 फेज फ्लक्स यहाँ पर आ रहे हैं तो ये भी अपना खुद का रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। मतलब अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड्स हो गई, एक स्टेटर की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि स्टेटर के 3 फेज फ्लक्सेस की वजह से रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, तो सेम अकरेंस रोटर के रिस्पेक्ट में भी होगा, तो रोटर की भी रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। अब कितनी रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड्स हो गई, 2, एक स्टेटर की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड और एक रोटर की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड।
अब स्टेटर की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी है ns सिंक्रोनस स्पीड, वो किस पर डिपेंड करती है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर। और कितनी होती है 120 f/p, इतनी होती है ये सिंक्रोनस स्पीड। और अगर इसको मैं दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करूं तो यहाँ पे बहने वाला जो यहाँ पे जो ईएमएफ सप्लाई से आ रहा है उसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ है, तो इसमें से बहने वाला करंट की भी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ है। तो इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी, एफ है। तो वही एफ उस रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की, वही एफ उस रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को अफेक्ट कर रहा है। मतलब करंट अगर एफ फ्रीक्वेंसी का है तो सिंक्रोनस स्पीड किस पर निर्भर कर रही है, या इस रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड किस पर निर्भर कर रही है, एफ पर। फिर से मैं रिपीट करूं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ है, तो ईएमएफ भी इनमें जो सप्लाई हो रहा है, वोल्टेज जो आ रहा है सप्लाई से, वो भी 100 एफ फ्रीक्वेंसी का है। तो करंट भी जो फ्लो हो रहा है वो भी एफ फ्रीक्वेंसी का है, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो भी एफ फ्रीक्वेंसी का है। और वो तीनों फ्लक्सेस मिलके घूमने वाला एक फ्लक्स बना रहे हैं, तो उस घूमने की जो फ्रीक्वेंसी वो भी किस पर निर्भर करी, इस करंट की फ्रीक्वेंसी पर। मतलब मैं कहूंगी 3 करंट्स जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन तीनों फ्लक्सेस की वजह से जो एक रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो इस करंट की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर कर रही है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो करंट बह रहा है जिसकी वजह से 3 फ्लक्सेस आ रहे हैं और वो तीनों मिलके एक रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो रोटर की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड भी किस पर डिपेंड करेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसमें से बहने वाले करंट की फ्रीक्वेंसी पर। तो इसमें से बहने वाले करंट की फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ है और इसमें से बहने वाले करंट की फ्रीक्वेंसी एफ आर है। वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि एफ आर कितना होता है। मैंने बताया था कि एफ आर कितना होता है, P इंटू एन एस माइनस एन आर अपॉन 120, इतना होता है एफ आर। ये रोटर में से बहने वाले ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी है, रोटर में से बहने वाले रोटर के बार्स के अक्रॉस के ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी है, रोटर में से बहने वाले करंट की ये फ्रीक्वेंसी है, रोटर करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाले 3 फ्लक्सेस की फ्रीक्वेंसी है, और तीनों फ्लक्सेस को मिला के एक रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है, उस रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड भी इसी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। तो यही मैं अब आगे आपको उसकी स्पीड भी इवैल्यूएट, अभी तो मैंने डिपेंडेंसी बताई है कि स्टेटर की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड एफ पर डिपेंड कर रही है और रोटर की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड एफ आर पर डिपेंड कर रही है। अब एक छोटा सा मैथ्स का मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ, फिर मैं बोर्ड रब करके रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर की जो होगी उसकी स्पीड निकालूंगी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। अभी मैथ्स का कॉन्सेप्ट, एक ऑब्जेक्ट बी है, एक ऑब्जेक्ट सी है। बी ऑब्जेक्ट की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस कैसा है, स्टेशनरी है, मतलब स्पेस की स्पीड कितनी है, 0। स्पेस स्टेशनरी है तो उसकी स्पीड 0 है। तो बी की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस है वीबीओ। सी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस है वीसीओ। अब मैं निकालना चाह रही हूं स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, जिसके रिस्पेक्ट में हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी निकालते हैं जिसके रिस्पेक्ट में वो हमेशा माइनस के साथ होता है। सी के रिस्पेक्ट में बी की स्पीड निकाल रही हूं, तो एक थर्ड ऑब्जेक्ट मैंने स्पेस लिया हुआ है, तो उस थर्ड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सी की स्पीड जो है और उसी थर्ड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बी की जो स्पीड है, तो बी की स्पीड में से विथ रिस्पेक्ट टू सी निकालना है, इसलिए सी की स्पीड को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना रहता है उसको हमेशा सब्ट्रैक्शन के साथ लेते हैं। हाँ, पर ये दोनों उन्हीं क्वांटिटीज का सब्ट्रैक्शन हो सकता है जो सेम थर्ड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में डिफाइंड हो। ये भी स्पेस के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है, ये भी स्पेस के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है, इसलिए इनका सब्ट्रैक्शन हो सकता है। किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी को निकाल रहे विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो क्वांटिटी हमेशा सब्ट्रैक्शन के साथ आती है। तो वीबीओ माइनस वीसीओ जो होगी, ये जो आंसर आएगा वो हो जाएगा वीबीसी। मतलब बी की स्पीड रिलेटिव टू सी, जिसके रिलेशन में निकाल रहे हैं उसको सब्ट्रैक्शन में करना है, या जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको हमेशा माइनस सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यही फंडामेंटल अभी मैं आपको यूज करके बताऊंगी।
और रोटर की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस निकाल के बताऊंगी। अभी जो फंडामेंटल बताया था वो मैंने स्पेसिफिक फिर से लिख दिया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ रोटर आरएमएफ, मतलब रोटर की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, मतलब स्पेस के रिस्पेक्ट में कितनी है वो पता करना है। मुझे क्या क्या पता है, मुझे पता है स्पीड ऑफ स्टेटर आरएमएफ, मतलब स्टेटर की आरएमएफ जो है, मतलब रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर वाली जो है जिसको मैं फाइस बोलती आई हूँ, उसकी स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी स्पेस मुझे मालूम है वो एनएस है, मतलब स्टेशनरी स्पेस के रिस्पेक्ट में स्टेटर की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड एनएस है। इसी तरीके से स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी स्पेस, मतलब रोटर की स्पीड स्टेशनरी स्पेस के रिस्पेक्ट में मुझे मालूम है एनआर है। साथ में मुझे यह भी मालूम है कि स्पीड ऑफ रोटर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रनिंग रोटर, मतलब रोटर खुद घूम रहा है और रोटर में से बहने वाले करंट की जो फ्रिक्वेंसी है वो एफ आर है, तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड मुझे रनिंग रोटर के रिस्पेक्ट में मालूम है 120 FR/P है। ये सब मैं पहले समझा चुकी हूँ। अब चलिए हम इसी टाइप की जंबलिंग करके देखते हैं क्या पता करने के लिए, स्पीड ऑफ रोटर आरएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू रोटर की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड पता करनी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी स्पेस। क्यों स्टेशनरी स्पेस? क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स को, हमारा माइंड स्टेशनरी स्पेस के रिस्पेक्ट में ही सारी स्पीड्स को समझ पाता है। तो वही, पर यह भी क्लियर है कि कोई भी स्पीड एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी वेलोसिटी एब्सोल्यूट नहीं है अर्थ पर। क्यों? क्योंकि अर्थ खुद ही घूम रही है बेटा, पर फिर भी अर्थ को हम स्टेशनरी स्पेस मान रहे हैं, अर्थ की रोटेटरी स्पीड को 0 मान रहे हैं, तो वैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब मैं इस टाइप की चीज को डिफाइन कर रही हूं जिसमें मैं स्पीड ऑफ रोटर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रनिंग रोटर, मुझे ये वाली चीज को मैंने फिर से उठाया, 120 FR/P को अभी छोड़ दे रही हूँ, मुझे स्पीड ऑफ रोटर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रनिंग रोटर देख रही हूं मैं। इसको मैं एलॉबरेट करती हूँ लाइक दिस। एक है स्पीड ऑफ रोटर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी है स्पीड ऑफ रनिंग रोटर, मतलब जैसे B की स्पीड और C की स्पीड, ये मेरे लिए B हो गया और रनिंग रोटर की स्पीड मेरे लिए C हो गई। तो अब मैं क्या करूंगी, B की स्पीड को विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी स्पेस लिख रही हूं, तो स्पीड ऑफ रोटर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, B की स्पीड मतलब रोटर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड ऑफ रोटर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी स्पेस, मतलब थर्ड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, स्पीड ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस थर्ड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, और C की भी स्पीड थर्ड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो स्पीड ऑफ रोटर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी स्पेस माइनस इसकी थर्ड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट की जो स्पीड है उसमें से माइनस करेंगे रनिंग रोटर की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड ऑब्जेक्ट, तो थर्ड ऑब्जेक्ट हमारा स्टेशनरी स्पेस है। तो स्पीड ऑफ रोटर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी स्पेस माइनस स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी स्पेस, ऐसा मतलब एक रोटर की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी स्पेस और एक रोटर की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी स्पेस। अब ये वाली चीज तो मुझे मालूम है कितनी है, 120 FR/P इक्वल टू के इस तरफ वाली चीज 120 FR/P है। स्पीड ऑफ रोटर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी स्पेस नहीं मालूम, उसे मैं NR' बोल देती हूँ, और स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी स्पेस हमें मालूम है NR है। चलिए अब मुझे NR' पता करना है, तो मैंने यहाँ रख लिया NR' को, और 120 FR/P में से माइनस NR कर दिया, मतलब और करके, मतलब NR' उधर न लिख के इधर लिख रही हूँ और 120 FR/P माइनस प्लस NR को इधर न लिख के उधर लिख रही हूँ, तो ये हो जाएगा। अब NR' इज इक्वल टू 120 FR/P प्लस NR इज इक्वल टू, FR को मैं S टाइम्स ऑफ FS, लास्ट वीडियो में मैंने डिराइव किया था कि रोटर के EMF और करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो FR होती है और वो S टाइम्स ऑफ F होती है, तो वो मैंने लिख दिया, FR को मैंने S टाइम्स ऑफ F लिखा, NR है ही। अब S को अगर मैं साइड में रख लूँ तो 120 F/P मतलब NS होता है, तो ये पूरी टर्म S टाइम्स ऑफ NS हो गई, प्लस NR चला ही आ रहा है। S अब मैं कुछ फाइंड आउट कर रही हूँ, S मतलब स्लिप होता है जो कि NS माइनस NR अपॉन NS होता है, तो S इंटू NS करती हूँ तो वो S इंटू NS करती हूँ तो NS माइनस NR आता, मतलब S टाइम्स NS की जगह अब मैं क्या सब्सटीट्यूट करने जा रही हूँ, NS माइनस NR, तो अब मेरा हो गया NR'
इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ एन एस की जगह एन एस माइनस एन आर प्लस एन आर ऐसा लिख रही हूँ, एन आर कैंसिल हो गया और आर आर एन एस। क्या निकला? रोटर की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड भी सिंक्रोनस स्पीड से ही घूमेगी, एन एस स्पीड से। जिस स्पीड से किसकी घूम रही है? स्टेटर की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है। तो दोनों की स्पीड कैसी रहेगी बेटा? हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से दोनों घूमते रहेंगे, पर आगे पीछे रहेंगे, वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगी। दोनों के बीच में एंगल डिफरेंस होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया आज के लेक्चर में कि रोटर की भी अपनी रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड होती है और उस रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी होती है? तो वो सिंक्रोनस स्पीड ही होती है। तो अब कितनी रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड है? 2 रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड्स है, एक रोटर की और एक स्टेटर की, पर दोनों की स्पीड कैसी है? सेम है। तो उम्मीद है आपको आज का मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो से वाई वाले रीजंस पता करने की कोशिश करिए। थैंक यू।